हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल एकेडमी बस्ती से आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान होता क्या है? जीवधारियों के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान का इंग्लिश होता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायोस अर्थात लाइफ, हिंदी में इसको जीवन कहा जाता है, और दूसरा है लोगस अर्थात स्टडी या इसको अध्ययन कह सकते हैं। तो जीवधारियों के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था लैमार्क और ट्रेवेनर्स। इन्होंने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। सन था 1802 ईस्वी, ठीक, अर्थात 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवेनर्स नाम के दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जीवों का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था, इसका नाम था अरस्तू। सबसे पहले अरस्तू ने जीवधारियों का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। समय था 384 बीसी से लेकर 322 बीसी के मध्य। अरस्तू की पुस्तक का नाम था हिस्टीरिया एनिमिलियम। इस हिस्टीरिया एनिमिलियम पुस्तक ने अरस्तू ने 500 जंतुओं के उनके स्वभाव, उनके रचना, उनके जनन आदि का क्रमबद्ध विवरण दिया। इसलिए अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इन्हें चूंकि 500 जो पुस्तक थी इनकी हिस्टीरिया एनिमिलियम, इसमें इन्होंने सर्वाधिक वर्णन किया था जंतुओं का, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अरस्तू को विज्ञान का पिता कहा जाता है, दूसरा जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तीसरा जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे चल के एक अन्य वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस का समय था 370 बीसी से 285 बीसी के मध्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इनके पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम, और इन्होंने इस पुस्तक में 500 वनस्पतियों का क्रमबद्ध वर्णन किया था। इसलिए थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का पिता किसे? अरस्तू को। जीव विज्ञान का पिता किसे? अरस्तू को। विज्ञान का पिता किसे? अरस्तू को। और वनस्पति विज्ञान का पिता किसे? थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक, सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया था अरस्तू ने। अरस्तू ने सबसे पहले जीवधारियों का वर्णन किया, और इन्होंने समस्त जीवधारियों को दो समूहों में बांटा। एक जंतु समूह कहा और दूसरे को इन्होंने कहा वनस्पति समूह। तो दो समूह हो गए, एक जंतु समूह और दूसरा हो गया वनस्पति समूह। जंतु समूह किसे कहा गया? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते थे, वो किसी अन्य पौधों पे या अन्य जंतुओं पर निर्भर थे। इन जीवों को रखा इन्होंने जंतु के अंतर्गत। और ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते थे, उनको रखा उन्होंने वनस्पति के अंतर्गत। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, और जितने भी जंतु होते हैं जैसे कि मानव हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया, ये सभी किसी अन्य वनस्पति या अन्य जंतु पर निर्भर होते हैं। इसलिए इनको जंतु के अंतर्गत रखा। ठीक, तो आगे चल के कैरोलस लिनियस हुए। इन्होंने इस वर्गीकरण को क्या किया? इसको जंतु जगत और वनस्पति जगत में बांट दिया। वही चीज था। आगे चल के एक अन्य साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था व्हिटेकर। उन्होंने क्या किया? इस जीवधारियों को यानी कि जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया। सबसे पहले जीवधारियों को क्वेश्चन आता है किसने 5 जगतों में बांटा था? तो व्हिटेकर ने समस्त जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया, जिसमें सबसे पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, कवक है जिसको फंजाई कहते हैं, पादप यानी कि प्लांटी, और जंतु यानी कि एनिमिलिया। तो 5 जगतों में बांटा था सबसे पहले किसने? व्हिटेकर ने। आगे हम देखते हैं क्या मोनेरा होता है, क्या प्रोटिस्टा होता है, मतलब इनके लक्षणों को देखते हैं कि किस लक्षणों के आधार पर व्हिटेकर ने समस्त जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा का लक्षण। इसका लक्षण क्या था? तो मोनेरा के अंतर्गत इसने ऐसे जीवों को रखा जिन जीवों की जो कोशिका थी वह जीव थे एक कोशिकीय।
यानी मोनेरा के अंतर्गत व्हिटेकर ने ऐसे जीवों को रखा जो जीव एक कोशिकी थे, और वो कोशिका कैसी थी, तो वह कोशिका थी प्रोकैरियोटिक अर्थात पूर्व केंद्रीय कोशिका। इसका हिंदी होता है पूर्व केंद्रीय कोशिका। पूर्व केंद्रीय कोशिका यानी कि उन जीवों के लक्षणों के आधार पर व्हिटेकर ने समस्त जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया। तो मोनेरा के अंतर्गत इसने एक कोश की, और वो कोशिका कैसी हो, तो प्रोकैरियोटिक हो। ठीक, जो दोस्तों जीव 2 प्रकार के होते हैं कोशिका के आधार पर। एक ऐसे जीव जो एक कोशिकी होते हैं, और दूसरे बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के द्वारा श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन सभी क्रियाएं कर लेते हैं, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा गया। और बहुकोशिकीय जीव किन्हें कहा गया, ऐसे जीव जो अलग अलग अंगों के माध्यम से श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि क्रियाएं करते हैं, उन जीवों को रखा गया बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत। ठीक, तो इन्होंने मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। और कोशिका उत्पत्ति के आधार पर भी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो आज हम इसको केवल देखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ठीक, तो मोनेरा के अंतर्गत इसने एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, जैसे नील हरित शैवाल, जैसे नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा जीवाणु या बैक्टीरिया। तो 2 जीवों को इसने मोनेरा के अंतर्गत रखा। पहला है नील हरित शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। ठीक, तो अगला इन्होंने क्या रखा है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के कुछ लक्षण थे। प्रोटिस्टा के क्या लक्षण थे बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं प्रोटिस्टा के क्या लक्षण थे। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत इसने ऐसे जीवों को रखा जिन जीवों की कोशिका कैसी थी, तो एक कोशिका ही थी। यानी कोशिका, ये जीव कैसे थे, तो एक कोशिकीय। ये जीव कैसे थे, एक कोशिकीय थे, लेकिन कोशिका कैसी थी, वह कोशिका थी यूकैरियोटिक अर्थात सुकेंद्रीय कोशिका। यूकैरियोटिक की हिंदी होती है सुकेंद्रीय कोशिका। प्रोटिस्टा के अंतर्गत इसने ऐसे जीवों को रखा जो जीव एक कोशिकीय थे, और इनकी कोशिका यूकैरियोटिक थी। और ये सब जलीय जीव होते हैं, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। ठीक, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत इतने एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को रखा, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया। ये सभी के सभी जलीय जीव हैं। अगला इन्होंने विभाजन किया है किसमें, तो कवक में। अगला इनका जो वर्ग है, जगत है, इसको इन्होंने क्या कहा, कवक कहा। कवक के क्या लक्षण हैं, तो इसके भी कुछ लक्षण होंगे जिसके आधार पर इसने कवक को बनाया। ठीक, तो कवकों के क्या लक्षण हैं, कवक जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका कैसी होती है, यानी इसकी जीव की संरचना कैसी होती है, तो ये जीव बहुकोशिकीय होते हैं। और कोशिका होगी कैसी, तो ये होती है यूकैरियोटिक अर्थात सुकेंद्रीय कोशिका। और ये सभी के सभी जो जीव होते हैं कवक के अंतर्गत, ये सब के सब होते हैं परपोषी। परपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये लोग सड़े गले पदार्थों पर ही अपने जीवन का यापन करते हैं। तो कवक के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जो बहुकोशिकीय थे, कोशिका कैसी थी, यूकैरियोटिक थे। और ये कैसे जीव थे, तो परपोषी थे। जैसे ईस्ट एक जीव होता है, इसी को खमीर कहा जाता है, ईस्ट। और इसी के अंतर्गत आता है आपका मशरूम। जितने भी फफूंद होते हैं सबके सब कवक वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
ठीक, जो भी हैं कवक और सबके सब कवक वर्ग के अंदर आएंगे। अगला इन्होंने बांटा है पादप के अंतर्गत। पादप क्या है? पादप मतलब प्लांट। प्लांट क्या है? तो ऐसे जीव या ऐसे वनस्पतियां जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपने जीवन का यापन करती हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। इनके लक्षण क्या है? तो ये कैसे होंगे? बहुकोशिकीय बड़े पौधे होते हैं, बहुकोशिकीय। और दूसरा लक्षण क्या होगा? ये कैसी कोशिका होगी? तो इनकी कोशिका होती है यूकैरियोटिक। इनकी कोशिका होगी यूकैरियोटिक। और ये क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के प्लांट पौधे हैं जो अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर लेते हैं, इन सबको रखा गया पादप या प्लांटी के अंतर्गत। अगला है जंतु। जंतु मतलब एनिमिलिया। एनिमिलिया मतलब जंतु होगा। तो जंतु के क्या लक्षण है? ऐसे जीव जो हायर एनिमल होते हैं, यानी कि बड़े जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, ये दूसरे जीवों और वनस्पतियों पर डिपेंड है, उनको रखा जंतु के अंतर्गत। जैसे मनुष्य हो गया, शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी हो गई, गाय हो गया, भैंस हो गया, इन सबों को इन्होंने रखा जंतु के अंतर्गत। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल के बारे में। सेल मतलब कोशिका। तो कोशिका होती क्या है? कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई क्यों कहा गया? क्योंकि किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से होता है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वह बहुकोशिकीय जीव हो। बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण भी कोशिका से ही होता है, यानी सबसे पहली या सबसे छोटी जो इकाई है किसी जीव के निर्माण की यह होती है कोशिका। तो बड़े जीवों का निर्माण जैसे इंसान हो गया, जैसे जानवर हो गए, इन सभी बहुकोशिकीयों का निर्माण भी कोशिका से हुआ है। तो कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजित होकर अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो एक समूह रूप में कहलाता है ऊतक। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा गया। और ऊतकों के समूह को, जो ऊतक, तमाम ऊतक मिलकर किसी एक विशेष अंग का निर्माण करते हैं, और वह विशेष अंग किसी विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कुछ ऊतक मिलके एक अंग जैसे कि फेफड़े का निर्माण करेंगे, कुछ अलग प्रकार के ऊतक मिलके हृदय का निर्माण करेंगे, और कुछ अलग प्रकार के ऊतक मिलके वृक्क यानी कि किडनी का निर्माण करेंगे। और इनके कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी कि फंक्शन इनके क्या होंगे? अलग अलग। दोस्तों, तमाम अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, यानी कि बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो सबसे छोटी इकाई है बॉडी के निर्माण की, वो होती है कोशिका। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और तमाम ऊतक मिलकर तमाम अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, और आपका आहारनाल हो गया। तो इन सभी अंगों से मिलकर मनुष्य का या किसी भी अन्य जीव का शरीर बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतकों से अंग का, और तमाम अंगों से मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका होती क्या है? कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने बोतल, कार की बोतल पर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखा, जिसको इन्होंने कोसा नाम दिया था। लेकिन वह कोशिका कैसी थी? तो वो कोशिका डेड थी। कोशिका जो थी वह डेड थी। वास्तविक रूप से अगर हम माने तो जो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था वह कोशिका ना होके वह ऊतक थी। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के समूह को इन्होंने ढूंढा था, तो वो ऊतक ही हो सकता है, वो कोशिका नहीं हो सकता है। लेकिन उसको इन्होंने कोसा नाम दिया। तो हम क्या कहेंगे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। लेकिन वो जो कोशिका थी वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1674 ईस्वी में किया था। इन्होंने 1674 ईस्वी में दांत की जो खुरचन होती है, यानी कि मैलन, जिसको जीभ छोलनी से आप छोलते हैं ब्रश करने के बाद, उस जीभ छोलनी से इन्होंने मैल
को जीव से छोल के देखा तो वहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर तमाम जीव रेंगते हुए नजर आए। उसको इन्होंने नाम दिया था कोशिका, यानी कि जीवित कोशिका के बारे में अगर पूछे कि जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो वो किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और वो कोशिका किस प्रकार की थी, तो वह कोशिका बैक्टीरियल सेल थी, यानी कि जीवाणु कोशिका थी। तो अगर बात करें हम जीवाणु की, इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु को भी खोजा था। तो अगर क्वेश्चन बने कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। या क्वेश्चन बने जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो भी आंसर होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगर हम बात करें जीव जगत की, जीव जगत मतलब जीव के अंतर्गत जंतु भी आ जाता है, वनस्पति भी आ जाता है। तो जितने भी प्रकार के, जितने भी इस धरती पर जंतु और वनस्पति हैं, अगर हम बात करें जीव जगत की, तो सबसे बड़ी जीव जगत की जो कोशिका होती है, इसका मतलब जंतु और वनस्पतियों में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी जंतुओं और वनस्पतियों में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। यानी कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे की कोशिका होती है वह जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और यही शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है, यही जीव जगत की सबसे भारी कोशिका भी होती है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, ठीक। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और यही जीव जगत की सबसे भारी कोशिका भी होती है। और सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें जीव जगत की कौन सी होती है, तो वो होता है माइकोप्लाज्म गैलेक्टिग्मा, जो जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो न्यूरॉन्स कोशिका कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है न्यूरॉन्स की कोशिका। यानी कि न्यूरॉन्स की कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और न्यूरॉन्स जो कोशिका होती है, इस कोशिकाओं में किसी प्रकार का विभाजन भी नहीं होता, यानी कि एक कोशिका दूसरे कोशिका का निर्माण भी नहीं कर पाती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई, न्यूरॉन्स की कोशिका। और मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका होती है आरबीसी की कोशिका, यानी कि रेड ब्लड कार्सेल्स की कोशिका, या लाल रक्त कण की जो कोशिका होती है मनुष्य के शरीर की सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका, ठीक। शुक्राणु कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा और शेयर करना ना मत भूलिएगा।